यस तो आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 का ये प्रश्न पत्र है और इसका फुल सॉल्यूशन जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मैथमेटिक्स एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे, ठीक। और इसका ये पार्ट सेकंड है बेटा। पार्ट फर्स्ट में हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में केवल हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। जो सैम्पल पेपर है बेटा ये यूपी बोर्ड का है। यूपी बोर्ड ने अपना ऑफिशियल सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से ये सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। Gen 1 और यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप लोग जाइए, जाके पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप जो है प्लेलिस्ट को विजिट करके आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ बेटा। माय नेम इज़ गोविंद सरकार, ठीक। और करीब मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए। तो आई हैव 8 इयर्स एक्सपीरियंस। 8 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ और ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ठीक। तो अब मेरे और सारे वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे वीडियोस है, वन शॉट वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। रिवीजन वीडियोस स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 4 का रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन वीडियो नहीं देखा बेटा, आप लोग जाइए। 2 घंटे के अंदर हमने पूरे चैप्टर्स, 2 घंटे नहीं 1 घंटे 45 मिनट के अंदर हमने उस पूरे चैप्टर्स को कवर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइएगा, देखिएगा, और देखिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस चैप्टर्स और किस किस टॉपिक के वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं इस चैनल पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे। अरे कौन सा क्वेश्चन खुल गया? क्वेश्चन 5 5 5 5 5 5 5 5 हाँ, ओके 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 ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक पेज और पीछे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का क है चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल, एटॉमिक मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से एक एटम जो है वो चुंबक के भांति व्यवहार करता है, ठीक। उस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सा बात आप यहाँ पे समझिएगा कि जो एटम होता है, एटम्स के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियर होता है, जिसको नाभिक हम बोलते हैं। और उसके चारों ओर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा, अगर वो अपनी कक्षा में घूम, जैसे वैसे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बट हम बात करते हैं किसकी? जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है हम उसकी बात करते हैं। तो बाहरी कक्षा में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण हम बोलते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन है उस कक्षा में घूमने के साथ साथ वो अपनी अक्ष पे भी क्या करता है? घूमता है। उसको हम चक्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चक्रण बोलते हैं। वो चक्रण भी करता है। तो चक्रण की वजह से भी क्या होता है? उसका अपना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरीके के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक। एक कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम कोणीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी हम बोलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ है, डिस्कस करेंगे अभी, ठीक। एक होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। इन दोनों को जोड़ के हम निकालते हैं उसका कुल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक छोटा सा चुंबक की भांति व्यवहार करता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा में घूम रहा है वो एक छोटा सा चुंबक है। अगर इलेक्ट्रॉन के पास चुंबकीय गुण है तो इसका मतलब उस परमाणु के अंदर चुंबकीय गुण होगा। तो हम एटॉमिक लेवल पे जाके हम ये बात करते हैं कि एक छोटा सा जो आपका परमाणु है, वो परमाणु क्या कर रहा है? वो एक चुंबकीय आघूर्ण रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो एटम जो है, वो एटम एक छोटा सा चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। वो एक छोटा सा चुंबक है मेनली,
ठीक, तो उसी को हमें इस क्वेश्चंस के अंदर क्या करना, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे हमने सिंपली शुद्ध इजी लैंग्वेज में हमने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आंसर किया है। देखिएगा, प्रत्येक पदार्थ अनेकों परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक, परमाणु के केंद्र पर नाभिक होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूर्णी गति करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, चक्रण कहते हैं, जिसको हम चक्रण कहते हैं। नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू एल इज इक्वल टू EV/2 होता है। ठीक, अब ये इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं E/2mE_L। L यहाँ पे क्या है बेटा, कोणीय संवेग है। क्या है, कोणीय संवेग है। और ME जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ओहो सर, बहुत सुंदर, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। नाउ अब बात करते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो क्योंकि वो अपनी कक्षा में घूम भी रहा है और साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, जिसको घूर्णी गति कह रहे हैं, जिसको चक्रण को बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू एस से। वेक्टर फॉर्म होता है, ऊपर वेक्टर लगाइएगा। तो म्यू एस इज इक्वल टू E/mE/S। एस यहाँ पे है चक्रण कोणीय संवेग। क्या था भाई, चक्रण कोणीय संवेग। अतः इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे हो गया म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल का वैल्यू रख देंगे यहाँ से और म्यू एस का वैल्यू रख देंगे इस वाले इक्वेशन से, E/mE/S। ठीक, तो यहाँ से E/mE कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा बेटा, देखो E/mE कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा L/2 प्लस MS। तो ये इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण है। जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण हो गया E/mE ब्रैकेट में L/2 प्लस S। ठीक, इसके आगे एक दो लाइन और ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने लिखा, अतः प्रत्येक परमाणु के पास एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण कम होता है, मतलब जो कक्षीय परिक्रमण है इसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण वो लगभग 10% के बराबर होता है। इस तरीके से एक परमाणु जो है वो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक लाइन और ऐड कर देते हैं, इसलिए एक परमाणु एक छोटे से चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा कि इसलिए एक परमाणु जो है एक छोटे से चुंबक की भांति कार्य करता है। यही जो है एटम का क्या है, यही परमाणु का चुंबकीय मॉडल है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ख पार्ट है इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। एलसीआर सर्किट का ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्वेश्चंस ख क्या कह रहे हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। एलसी और आर जो है ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब श्रेणी एलसीआर परिपथ है ये। इस परिपथ का आरेख बनाइए। इस परिपथ का आरेख बनाना है, मतलब सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक, इन दोनों के लिए आपको सूत्र लिखना है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा एल आर और सी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। मतलब एल सी आर के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, श्रेणी एलसीआर परिपथ बनाना है। तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा। इसमें हम क्या करें, एलसी और आर इन तीनों को क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और इसके साथ एक जो है सोर्स कनेक्ट कर देंगे 300 वोल्ट का। तो ये तो हमारा हो गया परिपथ आरेख, जो कि 1 नंबर का है। 1 मार्क्स इसके मिल जाएंगे आपको। नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर इसका मिलेगा आपको।
कितने मार्क्स का? आधा नंबर मिलेगा अगर आप इस सर्किट डायग्राम कंप्लीट करके आते हैं तो। दूसरा फिर आपसे पूछा प्रतिबाधा का सूत्र बताइए, तो प्रतिबाधा Z बराबर होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। और अनुनादी आवृत्ति F बराबर होता है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। तो अगर आप ये करके आते हैं बेटा तो इसमें आपको आधा नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर आपका इसका मिलेगा, ठीक। ये आधे आधे नंबर आपको इसके मिल जाएंगे अगर आप ये दोनों फॉर्मूला आप लिख के आते हैं, चिपका के आ जाते हैं। नाउ आपसे पूछा है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। प्रतिबाधा निकालेंगे तो एक नंबर आपको इसका मिलेगा, सॉरी आधा नंबर मिलेगा। LCR के सिरों के बीच विभाजन निकालेंगे तो एक नंबर आपको इसका मिलेगा। तो कुल मिला के टोटल 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास गिवन क्या क्या दे क्या क्या रखा, हमारे पास V दे रखा है, XL दे रखा है, XC दे रखा है, R दे रखा है। XL 50, XC 50, R 10, ठीक। तो परिपथ की प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का सूत्र तो ये हो गया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल का वैल्यू 50, एक्सी का वैल्यू 50, आर का वैल्यू 10, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 0, तो 10 का स्क्वायर का रूट बचेगा तो वो आपका जाएगा 10, तो जेड का वैल्यू कितना जाएगा 10 ओम। मतलब इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो आपका 10 ओम है। मतलब यहाँ पे जो परिपथ है बेटा ये अनुनाद की स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? ये अनुनादी LCR परिपथ है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में है बेटा यहाँ पे बराबर है। अगर एक्सी एक्सएल बराबर होता है तो उस स्थिति में हम बोलते हैं कि जो हमारा सर्किट होता है वो आपका LCR परिपथ जो है वो अनुनाद की स्थिति में होता है। नाउ अब L, C और R के सिरों के बीच विभवांतर आपको निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए आपको करंट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? करंट निकालेंगे। तो परिपथ में धारा का मान हो जाएगा बेटा I इज इक्वल टू V/Z। तो V आपका 300 है, Z आपका 10 है, कट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 30 एम्पियर। तो 30 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। अच्छा L के सिरों के बीच विभवांतर या विभव, ठीक, क्या होगा? VL दैट इज इक्वल टू XI XL। ये हो जाएगा आपका ओम्स लॉ। क्या यूज करेंगे आप यहाँ पे? ओम का नियम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ओम का नियम। तो XL इज इक्वल VL इज इक्वल टू I XL। I हो गया आपका 30, XL हो गया 50, बराबर कितना जाएगा 1500 वोल्ट। ऐसे ही C के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो इसके क्रॉस विभवांतर होगा VC इज इक्वल टू दैट इज IXC। ओहो, I आपका 30 हो गया, XC आपका 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1500 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1500 वोल्ट आ जाएगा। हमने कहा R के सिरों के बीच विभवांतर, तो VR दैट इज IR, I 30, R आपका 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, ठीक। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका 300 वोल्ट है। कितना वोल्ट है भाई? 300 वोल्ट है, ठीक। तो इस तरीके से आधे नंबर आपको इसका मिलेगा, आधे नंबर आपका इसका मिलेगा, आधे नंबर आपका इसका मिलेगा। तो कुल मिला के आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन सबका कंप्लीट हो गया। सॉरी, आधा आधा नंबर नहीं मिलेगा इसका, तीनों का पूरा 1 नंबर मिलेगा, इस पूरे का 1 नंबर मिलेगा, तभी आपका 3 नंबर बनेगा, नहीं तो 3.5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं, चेक करने जाते हैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी, तो पता है कि किस स्टेप में कितने नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप इससे पहले वाला पार्ट को छोड़ के अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करें? एक उच्चई ट्रांसफार्मर, क्या होता है उच्चई ट्रांसफार्मर? कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे तो मजा आ जाए, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 100 और 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिणमन अनुपात द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। परिणमन अनुपात निकालना है, द्वितीय कुंडली में कितना वोल्टेज उत्पन्न हुआ है वो आपको निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास दे क्या रखा है बेटा? तो प्राइमरी में फेरों की संख्या दे रखा है 100, सेकेंडरी में फेरों की संख्या दे रखा है द्वितीय कुंडली में 400, और प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है आपका 120 वोल्ट, ठीक। तो हमने कहा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं परिणमन अनुपात। परिणमन अनुपात R बराबर होता है बेटा NS/NP। याद करिएगा इसको, NS/NP। तो NS हो गया आपका 400, NP हो गया आपका 100, कट करेंगे तो कितना बचेगा भाई 4। तो इसका परिणमन अनुपात हो गया हमारा 4। ओहो सर, बहुत सुंदर।
हमने कहा आर बराबर होता है वी एस अपॉन बी पी। देखो क्या होता है, आर बराबर में पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज वी एस अपॉन बी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, आप चाहे तो उसको याद कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ना फिजिक्स की जिंदगी अधूरी है। बिना फॉर्मूले के फिजिक्स की जिंदगी अधूरी है। बिना फॉर्मूले के फिजिक्स के ना तो डेरिवेशन चलते हैं और ना ही न्यूमेरिकल चलते हैं। तो आप फिजिक्स के फॉर्मूलेस के इंपॉर्टेंट आप समझिए, तो फिजिक्स के फॉर्मूलेस याद करिएगा आप लोग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस दे रखे होंगे। ठीक, अगर आपने अभी तक नोट्स बनाया होगा आपने तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस आपने लिखे होंगे। अगर नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, तो सर ने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप जाइएगा, उसमें ऑल चैप्टर्स के फॉर्मूलेस मैंने आपको लिखवा रखा है, बता रखा है, समझा रखा है। आप जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा बेटा, है ना। उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे फॉर्मूले जो है वो एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। उसको नोट करिए, ठीक, एक फॉर्मूला शीट बनाइए, और जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आते तब तक सुबह शाम एक बार उन सारे फॉर्मूले शीट को रिवाइज ज़रूर करिएगा। 5-5, 10-10 मिनट का टाइम लगेगा रिवाइज करेंगे तो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे R इज इक्वल टू वी एस अपॉन बी पी, तो हमने कहा वी एस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज R इंटू वी पी। R हो गया आपका 4, वीपी हो गया 120, दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 480 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 480 वोल्ट आ जाएगा। मतलब जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा बेटा वो 480 वोल्ट होगा। ठीक है, बस इतना करना था। अगर परिणामन अनुपात आप कर देते हैं तो 1.5 नंबर आपके इसके मिल जाएंगे, 1.5 नंबर आपके इसके मिल जाएंगे, तो कुल मिला के टोटल आपके मिल जाएंगे 3 नंबर। देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है। अब इससे पहले वाला अथवा का जो पहला पार्ट है, हाँ अगर आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं, जो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि और में दे रखा है ना, अथवा में दे रखा है, अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम बच जाएगा आपका। तो कोशिश करिएगा ना कि जब पेपर आप सॉल्व करने बैठ रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो आप कोशिश करिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस को चूज करिएगा कि जो सबसे इजी है और जिसमें टाइम मेरा बच जाए, ताकि मैं पूरा क्वेश्चंस पेपर अटेम्प्ट कराऊं। ज़्यादा टाइम लगाओगे कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपके टाइम की वजह से। ठीक, तो टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए बेटा। अभी से टाइम मैनेज करना स्टार्ट करिए, अभी सब सैंपल पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करिए लिमिटेड टाइम बाउंडेशंस के अंदर। अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना पेपर सॉल्व करने की, तो डेफिनेटली आप एग्जाम तक जब 4-5 पेपर सॉल्व कर लेंगे, आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। आप आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना आ जाएगा, किस तरीके से 3 घंटे का टाइम को मैं बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकूँ। ठीक, तो कोशिश करिए एग्जाम तक कम से कम फिजिक्स के 6, 7, 8 जितना हो सके, कम से कम 5 तो करिए। 5 से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक, तरंग सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है मैक्सवेल की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इसको सबसे पहले जो प्रेडिक्ट जो किया था वो मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था। मैक्सवेल ने कहा था कि हाँ, इस ब्रह्मांड में एक विद्युत चुंबकीय नाम का एक तरंग है जिसको चलने के लिए, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप चलता रहता है। ठीक, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, है ना, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस को यूज किया था। उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से उन्होंने 4 इक्वेशंस उठाए थे। ये 4 इक्वेशंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 4 इक्वेशंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखेंगे कि मैक्सवेल ने 4 गणितीय समीकरण, गाउस का नियम, इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चुंबकत्व में गाउस का नियम, इंटीग्रेशन B डॉट ds इज इक्वल टू 0, एम्पियर का संशोधित नियम, इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस ID यहाँ पे विस्थापन धारा है। ठीक, इंटीग्रेशन E डॉट dl इज इक्वल टू d phi ओवर dt, इसको हम बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, या सिंपली हम फैराडे का नियम बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक, के आधार पर यह प्रमाणित किया।
मतलब इन चारों समीकरण के आधार पर उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, उच्च आवृत्ति से बदलती है, तो उस परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों दिशाओं में प्रसारित होता है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो ने कहा कि जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति से हम क्या करेंगे, धारा को परिवर्तित करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ करंट को क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे, तो उस परिपथ में क्या होगा, एनर्जी प्रोपेगेट्स होगा, मीडियम में एनर्जी का संचरण होगा एक तरंगों के रूप में, और उन तरंगों को हम क्या बोलेंगे, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे हम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हमने कहा इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर तरंग संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तरंग संचरण के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेट करता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे इसको। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के भी, बिना किसी मीडियम के भी ये ट्रैवल कर जाता है। जैसे सूर्य से अगर हम देखें तो बहुत सारे तरंगे पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी उस विदाउट मीडियम जो है सन से एनर्जी जो है वो अर्थ पे प्रोपगेट्स हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, जिसमें आपका लाइट है, जिसके अंदर आपका यूवी रेज है, आईआर है, ठीक है ना, माइक्रोवेव्स भी है थोड़ा बहुत पोर्शंस में। तो बहुत सारे रेज जो है वो सन से कहाँ आ रहे हैं, अर्थ की तरफ आ रहे हैं, तो उसको प्रोपगेट्स करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये लाइंस भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमने लिखा है कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, मीटर पर सेकंड से चलती है। और ये हमने इसका डायग्राम बना दिया कि ये तरंग संचरण की दिशा है, इधर तरंग संचरण है एक्स की दिशा में, ठीक। वाई की दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से। ये जो हमने येलो कलर में आपने बना रखा है अपने एक साइन ग्राफ, आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। और जेड एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और जेड एक्सिस में ये जो ग्रीन कलर में हमने बना रखा है, तो ये हमारा क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सॉरी एक्स एक्सिस पे तरंग संचरण की दिशा है, वाई एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके से वाइब्रेट्स करते हैं और ऐसे ये चलते हैं। तो ये तीनों एक दूसरे पे क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर्स होते हैं। ये देखो इस तरीके से चलेंगे और इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाइब्रेट्स करते हैं और इस तरीके से प्रोपेगेट्स करते हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो यही हमने लिखा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगे में, तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं, तरंग संचरण के दिशा के भी लंबवत होते हैं ये तीनों, सॉरी दोनों, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक। आवश्यक शर्त क्या है ये आपको बताना है, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संपोषी व्यतिकरण की शर्तें। संपोषी व्यतिकरण की शर्तें, देखो संपोषी व्यतिकरण की अगर हम शर्तों की बात करते हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशंस होता है बेटा, ठीक। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होता है परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता होता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई, 2 रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। देखो संपोषी व्यतिकरण के लिए इस cos फाई का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई,
ये मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो cos फाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। अगर cos फाई 1 है तो यहाँ से फाई हो जाएगा बेटा कितना, 0 डिग्री या 2 पाई या 4 पाई या आपका 6 पाई या आपका 8 पाई एंड सो वन। cos पाई का वैल्यू, cos पाई का वैल्यू 1 है तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 360 का वैल्यू 1 होता है, cos 720 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, मतलब 4 पाई का वैल्यू 1 होता है, 6 पाई का वैल्यू भी 1 होता है, 8 पाई का वैल्यू, और इसी तरीके से एंड सो वन चला जाएगा। यहाँ पे जो फाई है, इस फाई को बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं भाई, कलांतर। तो हमने कहा कलांतर जो फाई है ये क्या होना चाहिए, अगर इसको जनरलाइज करें तो कलांतर फाई जो है ये आपका 2n पाई के बराबर होना चाहिए। और हम लिख देंगे यहाँ पे जहाँ n जो है बेटा ये 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो हमने कहा समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच जो कलांतर है वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए। किसके लिए भाई, समपोषी व्यतिकरण के लिए। समपोषी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच का जो कलांतर है वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए, मतलब पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए। या हम सॉरी पूर्ण गुणज तो नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे समगुणज बोलेंगे। क्या होना चाहिए आपका, समगुणज होना चाहिए। ओहो सर बहुत सुंदर। तो हमने कहा पथांतर क्या होगा, तो इसका पथांतर हो जाएगा, पथांतर P बराबर होता है बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। ये पथांतर का कंडीशन आ जाता है। पथ का अंतर तो लैम्डा अपॉन 2 पाई, फाई हो जाएगा आपका 2n पाई। तो हमने कहा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा n लैम्डा। तो हमने कहा पथांतर जो है यहाँ पे, पथांतर जो है वो क्या होना चाहिए भाई, वो भी n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पथांतर पूर्णगुणज के बराबर, लैम्डा का पूर्णगुणज होना चाहिए, और कलांतर जो है पाई का समगुणज होना चाहिए। अगर दो तरंगे इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, तो उस केस में तरंगों का क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। ओह सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, मजा आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या है। तो विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। आई, क्योंकि उधर मुझे स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा लिखने का, ठीक। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस रूट ऑफ I1 I2, 2 आएगा यहाँ पे, और cos फाई, ठीक है। नाउ विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या है, तो विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें, तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, विषमपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें। विषम या विनाशी, विनाशी व्यतिकरण की शर्तें। व्यतिकरण की शर्तें, देखो विनाशी व्यतिकरण की शर्तें क्या है। विनाशी व्यतिकरण की शर्तें तो देखो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता क्या भाई, तो परिणामी तीव्रता कितना है, यही है, ठीक है। इसी में से यूज करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। विनाशी व्यतिकरण के लिए, देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए हो जाएगा बेटा, जो cos फाई का जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये cos फाई जो है -1 होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। cos फाई का जो वैल्यू है वो मिनिमम होना चाहिए। समपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई मैक्सिमम होना चाहिए, और विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए, ताकि इंटेंसिटी कम से कम हो। तो हमने कहा ठीक है, cos फाई इज इक्वल टू -1, तो उस केस में फाई क्या हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा आपका सिंपल, यहाँ पे फाई हो जाएगा पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई, मतलब पाई का विषम गुणज होना चाहिए, पाई का विषम गुणज होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक कलांतर का कंडीशन आ गया। कलांतर फाई जो है ये आपका आना चाहिए 2n-1 फाई के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पे n जो है वो 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में कलांतर, सॉरी जो विनाशी व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण में कलांतर जो है वो क्या होना चाहिए,
कलांतर जो है वो आपका 2n-1 फाई के बराबर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो विनाशी व्यतिकरण होगा, मतलब तरंगे जो है अपोजिट कला। तो पथांतर क्या होगा, पथांतर p, तो पथांतर p हो जाएगा बेटा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो हमने कहा ये आपका जो लैम्डा अपॉन 2 पाई फाई हो जाएगा आपका 2n-1। अरे फाई क्यों लिख दिया यहाँ पे मैंने गलती से, यहाँ पे पाई आएगा, सॉरी, इंटू पाई। ठीक है, तो ये आपका जो 2n-1 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जो 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो p यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका पथांतर जो आ जाएगा, ये पथांतर आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये पथांतर के लिए कंडीशंस आ जाएगा। पथांतर क्या होना चाहिए, पथांतर जो है वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो वन। यहाँ पे n का वैल्यू रखते जाइएगा 1 2 3 करके, तो ये आपके p के मान आते जाएंगे। तो इसका मतलब पथांतर जो है वो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। अगर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है तो उस केस में आपका क्या बनेगा भाई, विनाशी व्यतिकरण बनेगा। तो ये विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें हो गई, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें हो गई। दोनों को आप याद करिएगा। और तो अगर क्वेश्चंस ऐसे लिखा आता है, ऐसे ही क्वेश्चंस लिखा आएगा संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें बताइए या शर्तें लिखिए या शर्तों को समझाइए, ऐसे लिखा होगा। आपको बस इतना ही लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने इतना लिखा है बेटा तो आपके यहाँ पे 1.5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने इतना लिखा है यहाँ पे तो इसके 1.5 नंबर मिलेंगे। तो 1.5 नंबर आपके मिलके हो जाएंगे 3 नंबर। ठीक, अगर आप 1 पॉइंट लिख के आएंगे तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, आप पूरा लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो जितना आपको आता है उतना लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। ऐसे नहीं कि मुझे पूरा क्वेश्चन से नहीं आता है तो मुझे नहीं लिखना है क्वेश्चन। ठीक, अगर जितना आता है, अगर आधा भी आता है ना, आधा लिख के आइए, आधा नंबर तो मिलेगा आपको जरूर। ठीक, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिल सकते हैं, 1 नंबर मिल सकते हैं, वो तो भाई एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा है। मेरे जैसे एग्जामिनर होते तो दिल खोल के नंबर देते हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग लिखिएगा जरूर, छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझने के लिए जब मिल्किन्स एंड लेनार्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स निकल के आए थे, उन रिजल्ट्स को उन्होंने नियम के फॉर्म में क्या करा, कंक्लूड किया था। मतलब उनका जो कंक्लूजन्स निकल के आया था, जो निष्कर्ष उसमें से निकल के आए थे, उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बनाए गए। कौन कौन से नियम थे? तो सबसे पहला नियम प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा, ठीक, या आप लिख सकते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, ठीक, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। सबसे पहला नियम है कि जो आपतित प्रकाश, जब प्रकाश आपतित होंगे, है ना, यह विकिरण आपतित होगा, तो उस केस में उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, या आप बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत धारा जो है वो आपतित तीव्रता के समानुपाती होता है। ये पहला नियम आता है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव का पहला नियम, ये हमारा पहला नियम है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, ठीक, सेकंड नियम, ठीक, उत्सर्जित फोटो
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। मतलब ये किस पे निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर निर्भर करता है और आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जो है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, इंटेंसिटी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तभी जो है आपका काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका चेंज होगा। तो ये हो गया हमारा नियम नंबर सेकंड। ये हो गया हमारा नियम नंबर सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा नियम नंबर सेकंड। अच्छा, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम डिफाइन करता है दहली आवृत्ति को। ठीक, दहली आवृत्ति की परिभाषा यहां पे लिख देंगे तो वो बन जाएगा हमारा तीसरा नियम। क्या बन जाएगा? तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या है? आपतित विकिरण की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। नहीं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? इस न्यूनतम आवृत्ति को हम बोलते हैं दहली आवृत्ति। इस न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, तो ये इसका थर्ड नियम हो गया कि आपतित विकिरण की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए, अन्यथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कहते हैं। तो ये हो गया नियम नंबर आपका थर्ड। ठीक, और नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट जो लॉ लिखेंगे यह घटना एक तात्कालिक घटना है। तात्कालिक घटना है, अर्थात जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे, जैसे ही प्रकाश आपतित होंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सरफेस से उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो इसलिए यहाँ जो प्रोसेस है, यहाँ जो घटना है, ये एक तात्कालिक घटना है। ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक, तो ये चार नियम आपको याद करने हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको चार नियम लिख के दिया है, बस इतना ही आपको याद करना है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। 4 पॉइंट्स लिख के आएंगे या 3 पॉइंट्स लिखेंगे तो एक नंबर हर एक लॉ में मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के आपको 3 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हर साल क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, गॉस थ्योरम पे बेस्ड हर साल क्वेश्चंस बनते हैं।
तो जरूर इसको इस टॉपिक को कवर करिएगा अच्छे तरीके से। तो स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए, स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक, तो एक सीधे तार के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देते हैं। गॉस प्रमेय क्या लिखेंगे भाई? गॉस प्रमेय क्या कहता है गॉस प्रमेय? तो इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसका सिंपल सा कहना है भैया देखो, अगर कोई क्लोज सरफेस है, कोई बंद परिपथ है और उस बंद सतह के अंदर अगर Q आवेश रखा हुआ है तो उस सतह से कितना फ्लक्स निकलेगा, उस सतह से कितना फ्लक्स बाहर की तरफ जाएगा, ये हम गॉस थ्योरम से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके स्टेटमेंट में? तो लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का, कुल आवेश मान लेते कितना है? Q का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहे हैं यहां पे कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या होगा? कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम इसको गणितीय रूप में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? गणितीय रूप क्या लिखेंगे इसका? तो गणितीय रूप लिखेंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds, इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर हम क्या लिखेंगे? Q/ε0। क्या लिखेंगे? Q/ε0 लिखेंगे। कहीं इसको प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहे, केवल आपको स्टेटमेंट लिखना है और मैथमेटिकल इक्वेशंस आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर किसी माध्यम के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी माध्यम के लिए, तो किसी माध्यम के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर हो जाएगा बेटा Q/K/ε0, या हम लिख सकते हैं Q/ε। ठीक, अगर कोई मीडियम के अंदर आपका चार्ज रखा हुआ है तो उस मीडियम के लिए हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चाहो तो आप यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना इसका। ठीक, इसके अंदर एक चार्ज दिखा देना Q और इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो ये आपका निकलेगा Q/ε0। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हो गया क्वेश्चन हमारा पार्ट फर्स्ट, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है, आपसे करने के लिए कह रहा है कि इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 4-5 लाइन का डेरिवेशंस करवा देता हूं ताकि आप याद रख सकें, बच्चे जो है उसको इजीली याद कर सकें। सिंपल सा डेरिवेशंस हम यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है भाई, एक अनंत लंबाई का चालक तार है। हमारे पास क्या भाई, एक अनंत लंबाई का चालक तार है और इस चालक तार में Q आवेश जो है मान लेते हैं समान रूप से क्या है भाई, वितरित है। समान रूप से Q आवेश जो है इसमें क्या है भाई, वितरित है। तो इसमें Q आवेश है भाई और Q आवेश समान रूप से यहाँ पे वितरित है। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत लाजवाब, गजब। तो हमने कहा देखो सिंपल, तो हमने कहा अगर इससे r डिस्टेंस पे अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक गॉसियन सरफेस।
क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस। तो हमने कहा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ले लेते हैं गॉसियन सरफेस, ये बन गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं कितना भाई, ये लंबाई हो गया इसका L। ठीक, ये जो आपका क्या कहते हैं जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक, तो इसके पृष्ठ के लंबवत हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दिया इस तरीके से। इस तरीके से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से निकलेंगे। ठीक, तो अगर आप सोचो बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्व करो इस चीज को, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले से ही, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो हमारा सर्कुलर पृष्ठ है, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अगर एलिमेंट ले लेंगे तो इसका ds1 बनेगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है भैया, एंगल की तरह बनेगा 90 डिग्री, फ्लक्स हो जाएगा इस सरफेस का 0। क्या जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 0। इस सर्कुलर सरफेस में एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं हम, ds2 इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, एंगल बनेगा आपका 90 डिग्री। कितना बनेगा एंगल, एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज दी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नाउ अब जो वक्र सरफेस है, वक्र सतह है, इस वक्र सतह पे एक छोटा सा एलिमेंट डालेंगे और इसका ds3 एलिमेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। एंगल कितना बनेगा भाई, 0 डिग्री बनेगा। देखो इस सतह से इस सतह का फ्लक्स कितना होगा, इस सतह का फ्लक्स हो जाएगा फाई 0। ठीक, इस वाले सतह का फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। दोनों सतह का फ्लक्स हो जाएगा 0। अब दिखा दीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत बल रेखाएं हैं वो इन दोनों पृष्ठों के लंबवत बाहर की तरफ हैं, लंबवत 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है बेटा, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है ना, ये मान लेते हैं हम कितना, r। कितना मान लेते हैं, r। तो माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर Q आवेश समान रूप में वितरित है। समान रूप में क्या भाई, वितरित है। ठीक, अतः तार का रेखीय आवेश घनत्व, क्या होगा, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाए Q/L कूलम पर मीटर। तो यहां पे हमने डिफाइन किया रेखीय आवेश घनत्व। क्या डिफाइन किया हमने, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा बेटा लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। तो चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर E ज्ञात करना है, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र आपको यहां पे ज्ञात करना है। ठीक, यहां पे बिंदु है P और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के हर एक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र आपका समान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा। तो इस गॉसियन सरफेस से कुल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो गॉसियन सरफेस से ये जो बेलनाकार पृष्ठ है बेटा, इस बेलनाकार पृष्ठ को हम बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ, या आप सिंपली बंद पृष्ठ लिख देना। ठीक, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स है ना, पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स
कितना होगा कुल वैद्युत फ्लक्स? तो हमने कहा सिंपल, देखो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका सिंपल फाई बराबर ई इंटू सी एस ए, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, यहां पे लिख देता हूं इंटू बेलनाकार पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ई का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई? 2 पाई आर एल। क्या होगा? 2 पाई आर एल। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भाई। तो ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। तो हमने कहा गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय, तो गाउस का प्रमेय कहता है फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा फाई का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, तो फाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा बेटा, सिंपल है ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ई निकालिएगा तो ई हो जाएगा यहाँ से बेटा, ये पूरा उठ के इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बाय ये जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। ठीक, ये जो पूरा टर्म है ये उठ के इसके डिवाइड में चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ इसका गुणा हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल हो जाएगा। तो हमने तो क्यू बाई एल क्या होता है? क्यू बाई एल, क्यू अपॉन एल आपका लैम्डा होता है, तो क्यू बाई एल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक, तो यहां से आपका जो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो हमने कहा E इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की वजह से, सॉरी गॉसियन पृष्ठ की वजह से कह रहा हूँ, सॉरी। ये जो हमारे पास अनंत लंबाई का एक चालक तार है, तो इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इस बिंदु P पर ये चुंबकीय सॉरी वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा डेरिवेशन है, इतना सिंपल डेरिवेशन आई होप कोई नहीं करवाएगा आपको, और ये नहीं कि गलत डेरिवेशन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से हमने ड्राइव किया और ये वैलिड डेरिवेशन है। अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस करके आएंगे तो डेफिनेटली आपको 100% नंबर मिलेंगे। मैंने इसलिए इस तरीके से कराया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको डेरिवेशंस करने में दिक्कत होती है वो ईजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से डेरिवेशंस को वो याद रख सकते हैं। इंटीग्रेशन और लिमिट्स और इन सब का तामझाम ना करके हमने डायरेक्टली बहुत ईजी तरीके से हमने इसको क्या कर दिया भाई, ड्राइव कर दिया, बहुत ईजी तरीके से ड्राइव कर दिया। ठीक, तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी तरीके से डेरिवेशंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। किसी समांतर प्लेट अथवा में क्वेश्चन दे रखा 5 नंबर का क्वेश्चन है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा है। क्या भरा हुआ है? परावैद्युत भरा हुआ है। 5 नंबर का बहुत सिंपल सा डेरिवेशंस दिया है। आई होप ये 5 नंबर का डेरिवेशंस तो नहीं होना चाहिए, 3 नंबर के डेरिवेशन 3 नंबर में देता तो ठीक है, एक बार के लिए सही समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं, दिया है तो अच्छी बात है क्योंकि नंबर अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन हमारा बहुत इजी है। देखो ये एक संधारित्र की प्लेट है, एक संधारित्र की प्लेट है भाई, ये संधारित्र की दूसरी प्लेट है। ठीक, ये संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। ठीक हो गया ना? ठीक, अच्छा, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया हमारा बिंदु बी, ए और बी। इस प्लेट पर मान लेते हैं हमारा प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे है माइनस का क्यू आवेश। तो इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका है माइनस सिग्मा। ये प्लस सिग्मा इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा। देखो इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ बनेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा।
तो इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हुए और इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ले लेते हैं हम कितना, तो इसके बीच की दूरी ले लेते हैं हम d, डिस्टेंस दैट इज d। ठीक है, हमें धारिता निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, C निकालना है। तो C इज इक्वल टू क्या था भाई, Q अपॉन V। Q अपॉन V का जो रेशियो है उसी को हम C बोल दें, उसी को कैपेसिटी बोल दें हम लोग। ठीक, सिंपल। देखो तो संधारित्र के प्लेटों के बीच मान लेते सबसे पहले, माना D प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी A प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल है मान लेते हैं। ठीक, और सिग्मा यह आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, और ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। क्या होता है, Q अपॉन A। तो ये हो गया पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों पे जो आवेश है उसका घनत्व हो गया, दैट इज द सिग्मा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नाउ अब देखो प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो देखो ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते कितना बेटा, यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कितना, E1। इस नेगेटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कितना भाई, E2। ठीक, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई, K। एक परावैद्युत भरा हुआ है और उस परावैद्युत का मान लेते, परावैद्युतांक क्या है, K है परावैद्युतांक। क्या परावैद्युतांक है भाई, K परावैद्युतांक है। तो इन प्लेटों के बीच कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, हम E1 और E2 को आपस में क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, E1 और E2 को आपस में जोड़ देंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E1 प्लस E2। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये आपका होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक अचालक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। एक ही सरफेस पे चार्ज ही अचालक प्लेट है, और अचालक प्लेट का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 आपका जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द E, दैट इज द E। ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अच्छा, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। अच्छा रुको एक मिनट, यहाँ पे हमने K कंसीडर किया ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप K भी लोगे, एप्सिलॉन नॉट K लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका K आ जाएगा। K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K बोलो या कप्पा बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कप्पा भी बोलते हैं इसको बेसिकली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ से सिग्मा का वैल्यू उठा के रिप्लेस कर देंगे, तो E आ जाएगा आपका यहाँ से Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने सिग्मा, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज Q अपॉन A, तो हमने सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया Q अपॉन A। तो Q अपॉन A, तो K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो हमने कहा प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, अतः प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर होगा V बराबर, ये होता है E इंटू डी। क्या होता है, E इंटू डी। E का वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा तो V आ जाएगा यहाँ से, दैट इज Q बाय A K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो इतना पोटेंशियल इन दोनों प्लेटों के बीच में होगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, मजा आ गया। यस, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत टाइम से मैंने आपको वीडियो लाइक करने के लिए नहीं बोला, तो अगर आप यहाँ तक रुके हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा V हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक, विभवांतर हो गया। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। नाउ अब इसकी कैपेसिटी क्या हो, तो संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू दैट इज Q अपॉन V, Q अपॉन V। तो हमने कहा Q डिवाइडेड बाई V, हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा। ठीक, तो ये पूरा टर्म्स ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो अगर एक संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उस केस में कैपेसिटी हम यूज करते हैं C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर वायु संधारित्र है तो वायु संधारित्र की अवस्था में क्या लिखेंगे, वायु संधारित्र के लिए हम k का वैल्यू 1 रख देंगे और C नॉट इज इक्वल टू हम लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखा जाएगा बेटा। क्या लिखा जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D लिखा जाएगा यहाँ पे। तो वायु संधारित्र के लिए हम ये यूज करेंगे और वैसे कैपेसिटर अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसके अंदर भरा हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस डेरिवेशन को किया है, नोट करिएगा इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको करिएगा, या अगर आपको सूक्ष्मदर्शी का क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाना है। ठीक, किसके लिए बनाना है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेंगे। सिंपल सी बात यहां पे समझिएगा। जब हम दूरदर्शी की बात करते हैं तो उसमें अविदृश्यक बड़ा होता है, नेत्रिका छोटा होता है। जब हम सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे होते हैं तो उसका अविदृश्यक छोटा होता है और नेत्रिका जो है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और आईपीस जो है उसका बड़ा होता है। ठीक, तो जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई, एक प्रिंसिपल एक्सिस हम यहां पे ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्या बनाते हैं, अविदृश्यक लेंस बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बेटा, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम भी बना के आएंगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमारा अविदृश्यक लेंस हो गया। अविदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पर ये इसका फोकस हो गया बेटा। फोकस से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक छोटा सा हमारा प्रतिबिंब वस्तु रखा हुआ है, ए बी। एक छोटा सा वस्तु है ए बी। इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक रेखा ले लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इस रे को आपको पास कर देना है। कहाँ से, इसके फोकस से पास कर देना है। कहाँ से पास कर देंगे, इसके फोकस से। एक रे ले लेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा वो सीधे निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगा वो सीधे निकल जाएगा। ठीक, इस वाले रे को थोड़ा सा और बेंड करते हैं। चलो इसको डिलीट कर दो यहाँ से। ठीक, यहाँ से रे ले लो और इसको पास कर दो इसके फोकस से। ये इसका फोकस हो गया, दैट इज द एफ ओ। यहाँ से हमने रे पास कर दिया तो आपका यहाँ पे एक दोनों रेज आपस में क्या करेंगे, वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपका एक प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर क्या बनेगा, एक प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। क्या बनेगा आपका ए डैश, ये आपका जाएगा बी डैश। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अविदृश्यक लेंस से हमने ए बी का हमने प्रतिबिंब बना लिया, ए डैश बी डैश। पहला स्टेप आपको ये करना है। सबसे पहले सिंपल सा रे डायग्राम है। ठीक, नाउ इस ए डैश बी डैश के पीछे हम क्या लेंगे, नेत्रिका लेंस लेंगे। क्या लेंगे बेटा, इसके पीछे हम लेंगे नेत्रिका लेंस। ठीक, जो कि द्वारक में बड़ा होगा।
तो बड़ा लेंस बनाएंगे हम इसको, ठीक, जो कि द्वारक में क्या भाई बड़ा है, तो इसलिए लेंस हमारा ये थोड़ा सा बड़ा होगा। ओहो सर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ गया भाई। ठीक, तो हमने एक बड़ा लेंस बना दिया, नेत्रिका लेंस को हमने कैसे दिखा दिया भाई, बड़ा दिखा दिया, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब जो नेत्रिका है, नेत्रिका को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो ए डैश बी डैश है वो इस नेत्रिका के ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र और इसके फोकस के बीच में आ जाए। तो इस नेत्रिका का फोकस हो जाएगा बेटा ये आपका, दैट इज एफ ई, ये नेत्रिका का फोकस है एफ ई। तो एफ ई और ओ के बीच में बन जाए, तो एफ ई और ओ के बीच में बनेगा, तो उस केस में इसका प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना देंगे हम। ठीक, अगर अनंत अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, अनंत पर, तो हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ए डैश बी डैश इसके फोकस पर बन जाए, किसके, नेत्रिका के फोकस पर बन जाए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले एक रे लेते हैं हम, सबसे पहले एक रे लेते हैं हम, कहां से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे पास होगा ये सीधे निकल जाएगा, और इस रे को हम क्या करेंगे, पीछे डॉट डॉट लाइन से क्या कर देंगे बेटा, डाइवर्ट कर देंगे, पीछे हम इसको मीट कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे पीछे डॉट डॉट लाइन से। कौन से लाइन से भाई, डॉट डॉट लाइन से इसको पीछे मिला देंगे, पीछे ले आएंगे इसको। ठीक, दूसरा हम ले लेंगे रे, कहां से भाई, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, और मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रे पास होगा इसको हम ले जाएंगे सीधे, इसको यहां से उठा लो, ठीक, ये सीधे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ये सीधे चला जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण आता है वो कहां जाता है भाई, वो सीधे निकलता है, कहां निकलता है वो, सॉरी, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण आया तो ये निकल जाएगा कहां से, इसके फोकस से निकलेगा, फोकस से निकल जाएगा। ठीक, और इसी को अगर पीछे हम डॉट डॉट लाइन से मीट करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो इस बिंदु पर क्या बनेगा, आपका एक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, सॉरी बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब आपका बनेगा इस तरीके से। ठीक, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, तो इसको हम डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट डॉट लाइन से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। ठीक, चलो बाइट में ही रहने दो। ठीक, तो ये एक बड़ा सा प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, और ये प्रतिबिंब आपका हो जाएगा, ये कहीं भी बन सकता है, आगे पीछे लेंस के ऊपर कहीं भी बन सकता है। तो ये प्रतिबिंब आपका हो जाएगा ए डबल डैश और ये हो जाएगा बी डबल डैश। तो ये बन गया हमारा पूरा किरण आरेख। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ये किरण आरेख हो गया। ये आपका अभिदृश्यक लेंस हो गया, अभिदृश्यक लेंस। ये हो गया हमारा नेत्रिका लेंस। क्या हो गया हमारा, नेत्रिका लेंस हो गया। ठीक, नाउ अब जो वस्तु है, इस वस्तु की दूरी मान लेते हैं हम यहां से, ये जो वस्तु है इस वस्तु की दूरी हमारा UO हो जाएगा। ठीक, यहां से जो प्रतिबिंब बना है A डैश B डैश, इसकी दूरी हम मान लेते हैं कितना भाई, VO हो जाएगा। ठीक, नेत्रिका से A डैश B डैश की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये हमारा हो जाएगा UE। क्या जाएगा बेटा, UE। ठीक, और जो अंतिम प्रतिबिंब हमारा बना है, ये अंतिम प्रतिबिंब की जो दूरी है ये हो जाएगा कैपिटल D, क्योंकि ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। कितना, कहां पर बना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। ओहो सर बहुत सुंदर। हमने कहा देखो सिंपल, अब एक चीज और समझो यहाँ पे जल्दी से। ठीक, हमने कहा इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितना है, तो इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। क्या बोलेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो कितना है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है बेटा ये VO है, तो ये VO प्लस यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपका UE है, तो ये VO प्लस UE हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा संयुक्त लेंस की लंबाई, संयुक्त लेंस कह रहे हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई L बराबर VO प्लस UE हो जाएगा। ठीक, ये बन गया हमारा कंप्लीट रे डायग्राम। प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। रूल्स फॉलो करेंगे इजीली आपका रे डायग्राम्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसमें। अब इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। नाउ अब इसके लिए हमें एक रे डायग्राम और बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? तो मान लेंगे विदाउट सूक्ष्मदर्शी, मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के जो वस्तु है वो आपकी आंख से जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हुआ है, रखा हुआ है। ठीक, तो एक वस्तु हमारा AB, ये जो वस्तु AB है बेटा, ये AB वस्तु जो है वो स्पष्ट दृष्टि से कितने दूरी पर रखा हुआ है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है। यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर रखा हुआ है। ठीक, ये आपका हो गया C बिंदु। और आप इस बिंदु से यहां से देखते हैं, यहाँ पे आपकी आंख है, आई है, और ये आपकी आंखों पर कितना कोण बना रहा है? अल्फा। ठीक, दूसरा जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देखते हैं, इसकी सहायता से जब आप देखेंगे तो यहां से जब आपकी आई होगी ना यहाँ पे, तो ये आपकी आंखों पर कितना कोण बनाएगा? ये बीटा कोण बनाएगा। जो अंतिम प्रतिबिंब है, ये अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाएगा? ये आपको में बीटा कोण बनाएगा। तो यहाँ पे इस बीटा और जो अल्फा है, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन क्षमता बोलेंगे। तो यहां पे इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगा। ठीक, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाएगा बेटा बीटा बाई अल्फा। क्या जाएगा? बीटा और अल्फा का जो रेशियो है, इसी को आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा, बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना, आंख पर बना आंतरिक कोण, और अल्फा जो है वो वस्तु द्वारा आंख पर बना आंतरिक कोण है, दृश्य कोण है, जब दोनों ही केस में वस्तु और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा हुआ है। ठीक, क्या लिखेंगे? अल्फा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अल्फा तथा बीटा छोटे कोण है, इसलिए अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या होगा? तो tan अल्फा देखो पीछे डायग्राम से हम निकालेंगे, तो पीछे डायग्राम यूज करेंगे। तो ये अल्फा कोण है, तो यहां से अगर हम tan अल्फा निकालेंगे बेटा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, मतलब AB बटा हो जाएगा आपका D माइनस का। ठीक, अच्छा यहाँ पे ये कोण बना अल्फा है, तो अगर हम यहाँ पे त्रिभुज यूज करते हैं, त्रिभुज A डैश B डैश O में अगर हम यहाँ से tan बीटा निकालते हैं बेटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? तो A डैश B डैश O, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो ये आपका A डैश B डैश O में tan बीटा जो है ये आपका जगह A डैश B डैश अपॉन, यहाँ से इसकी जो दूरी है ये आपका होगा माइनस का UE। क्या जाएगा? माइनस का UE। तो tan अल्फा AB अपॉन माइनस D लिखेंगे, और tan बीटा जो लिखेंगे वो A डैश B डैश अपॉन माइनस का UE लिखा जाएगा। ये नेगेटिव में ले लीजिएगा, नीचे डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव में ले लीजिएगा, माइनस में ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो tan अल्फा हो जाएगा आपका AB अपॉन माइनस का D, और tan बीटा जो है वो tan बीटा हो जाएगा आपका, और tan बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का A डैश B डैश अपॉन माइनस का UE, माइनस से माइनस यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या करेंगे? यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू उठा के m वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें। तो m में सब्स्टिट्यूट करिएगा तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो m बराबर बीटा, बीटा हो जाएगा बेटा A डैश B डैश अपॉन UE डिवाइडेड बाय, तो ये आपका जाए AB अपॉन माइनस का D ऊपर चला जाएगा, तो ये जाए A डैश B डैश अपॉन AB इंटू D ऊपर चला जाएगा, U नीचे आ जाएगा, तो माइनस का माइनस बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो D बाई क्या आ जाएगा बेटा? UE, तो ये माइनस का साइन बाहर ले लेंगे, तो m इज इक्वल टू माइनस A डैश B डैश अपॉन AB इंटू D बाई UE। देखो A डैश B डैश अपॉन AB क्या होगा? A डैश B डैश अपॉन AB, इस अविदृश्यक के लिए अगर हम बात करेंगे तो इस अविदृश्यक का प्रतिबिंब है आपका A डैश B डैश।
इसका वस्तु है ए बी, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई आपका होता है आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता। बट ये रेखीय आवर्धन क्षमता किसका है भाई? अविदृश्यक का। तो ए डैश बी डैश को हम क्या लिखेंगे? एम ओ। क्या लिखेंगे? एम ओ। तो अविदृश्यक कि रेखीय आवर्धन MO, और ये हो जाएगा बेटा A डैश B डैश अपॉन ए बी, और ये हो जाएगा बेटा आपका VO डिवाइडेड बाय UO। क्या जाएगा? VO डिवाइडेड बाय UO। अविदृश्यक से प्रतिबिंब की दूरी बटा अविदृश्यक से वस्तु की दूरी। तो क्योंकि m का ये फॉर्मूला होता है तो A डैश B डैश अपॉन AB को हम क्या लिख सकते हैं? VO अपॉन UO लिख सकते हैं। इसको याद रखिएगा। नाउ अब नेत्रिका के रेखीय आवर्धन क्षमता की बात करते हैं। तो नेत्रिका के लिए नेत्रिका की रेखीय आवर्धन क्षमता, तो रेखीय आवर्धन क्षमता जो बेटा इसका ME इज इक्वल टू होगा D बाई UE। क्या जाएगा? D बाई UE। ठीक, ये जो D बाई UE है, ये जो D बाई UE है, इसको हम बोलेंगे रेखीय आवर्धन क्षमता। किसके लिए? नेत्रिका के लिए। देखिए एक बार रे डायग्राम्स में इसको समझते हैं एक बार जल्दी से। देखो नेत्रिका से वस्तु की दूरी कितना है भाई? UE। नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी कितना है भाई? D है। कितना है? D। तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है? रेखीय आवर्धन क्षमता। तो रेखीय आवर्धन क्षमता D अपॉन क्या हो जाएगा? UE हो जाएगा। इसलिए D बाई UE को हम लिखते हैं यहाँ पे कितना? ME लिखा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे उठा के। तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो M बराबर क्या हो जाएगा? तो M बराबर हो जाएगा देखो MO इंटू ME। तो यहाँ से एक रिलेशंस तो ये आ जाता है कि M बराबर MO इंटू ME। ठीक है। नाउ अब MO VO अपॉन UO, तो M बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे VO डिवाइडेड बाई UO इंटू, इसको लिखा जाएगा D बाई UE। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ अब हम नेत्रिका के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र अगर हम यहां पे लगाते हैं तो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र हो जाएगा बेटा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमने कहा f जो है वो FE के बराबर हो जाएगा, v जो है वो माइनस d के बराबर हो जाएगा, u जो है वो माइनस UE के बराबर हो जाएगा। देखो प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी d है, ये d जो है वो किसके बराबर होगा? ये v के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की जो दूरी है वो क्या है? UE है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये u के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दोनों डिस्टेंस लेफ्ट में है तो इसलिए इन दोनों डिस्टेंस को हम नेगेटिव में ले लेंगे। किस में लेंगे भाई? नेगेटिव में ले लेंगे। ओह सुंदर, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, बेहतरीन। रख दो वैल्यू यहाँ पे। तो 1/FE इज इक्वल टू 1/ माइनस का d, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/UE। तो हमने कहा 1/UE का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो 1/FE, d को उठा के इधर पटक देना, तो 1/d इज इक्वल टू 1/UE। तो हमने कहा 1/UE का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देना। समीकरण नंबर ए ले लो। तो समीकरण ए से देखो, समीकरण ए में अगर इसका वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे तो क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे हमें मिलेगा इक्वेशन देखो ए में, तो ये बनेगा m/m इज इक्वल टू माइनस VO डिवाइडेड बाय UO इंटू d, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/FE प्लस 1/d। इसे d का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो d से d कैंसिल हो जाए तो d/FE, तो m बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का VO डिवाइडेड बाय UO, और ये आपका आ जाएगा d/FE प्लस 1। ठीक, तो ये हमारा रेखीय आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा। ये रेखीय आवर्धन क्षमता का क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस VO बाय UO। ठीक, ब्रैकेट में d/FE प्लस 1। देखो यहाँ पे कंडीशंस लग सकता है, यहाँ पे कंडीशन
लग सकता है कंडीशंस में लगा के दूसरा फॉर्मूला ड्राइव करके बताता हूँ, ठीक, क्योंकि वो भी हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको वो वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। नहीं होगा स्पेस, पीछे बैक में लिखते हैं, ठीक है, पीछे बैक में लिखते हैं, अरे सॉरी, देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो यदि अगर हम बात करें, यदि जो आपका V है, VO, ये लगभग किसके बराबर है, ये L के बराबर है। अगर VO L के बराबर होगा तो उस केस में बेटा UO जो है वो लगभग FO के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, FO के बराबर। एक कंडीशन आता है कि अगर VO L के बराबर है तो उस केस में UO जो है वो FO के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में हम यहाँ पे, सॉरी कहाँ चले गए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V को L लिख देंगे, UO को हम क्या लिख देंगे, FO लिख देंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो M बराबर एक फॉर्मूला और लिखा जाता है माइनस का L डिवाइड बाय FO ब्रैकेट में D बाय FE प्लस 1, ठीक। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला L और F के टर्म्स में आ जाता है। फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ जाता है, M L और F के टर्म्स में एक फॉर्मूला यहाँ पे ये हमारा ड्राइव हो जाता है, ठीक। तो इसको भी लिख दीजिएगा, अगर डेरिवेशंस में नहीं भी लिखते तो भी चलेगा, बट याद रखिएगा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंथी बन चुका है। हमारे पास अभी 3-4 क्वेश्चन और है, ठीक है। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे अभिक्रिया से रिलेटेड इक्वेशन है, न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है। संधि डायोड अग्र अभिनत पश्च अभिनत में, ये हो गया हमारा। संधि डायोड क्या होते हैं, परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड के अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टेज के तरंग रूपों में दर्शाइए। तो ये एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन अभी हमारे पास बचे हुए जो लॉन्ग क्वेश्चंस में हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 से 5 क्वेश्चंस हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, और विदा लेने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट्स हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। पेपर नज़दीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे चैप्टर्स की रिविजन्स करना है, तो सब कुछ जो है इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।